हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर, जो कि अब आ चुकी है नवंबर 2024 की। तो गाइस, लेट्स बिगिन विद द सेम। और आज पहला ही टॉपिक हम उठा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। सारी ही 2.5 साल की वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर। आप विजन की मैगज़ीन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के साथ बनी हुई हैं। प्लस आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए भी वर्क करा हुआ है, आप सारा देख सकते हैं वो मटेरियल्स भी। और आपका साथ साथ में टेलीग्राम चैनल भी है हमारा पीएम पाठशाला के नाम से ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीएम पाठशाला जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी सुन रहे हो वो वीडियो, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो और वहाँ पर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। जस्ट प्रेस दैट बटन, आप सीधा वहाँ पे लिंक हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। तो वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल, हाईलाइटेड पीडीएफ्स, वो सारी आपको मिल जाएंगी। साथ में हम ना क्या करते हैं, मैगज़ीन के साथ साथ जो भी हम पढ़ेंगे अभी, देखो आज क्योंकि मैगज़ीन के चैप्टर्स बहुत सारे हैं इस बार मैगज़ीन बहुत बड़ी आई है, बहुत वास्ट है इस बारी। तो हम 3 टॉपिक करके लेकर आएंगे। लास्ट वाली जो हमारी होगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसमें हम ना एमसीक्यूज भी देते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे करने के लिए। तो इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज का जो गाइस पहला टॉपिक है उसका नाम है सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। इससे रिगार्डिंग कुछ तो हुआ है, तभी इतना इम्पोर्टेंट काम हमें सुनाई दे रहा है। तो देखो जी क्या हुआ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में केस आता है, जिसमें उन्होंने इस पिटीशन को जो उन्होंने चैलेंज की थी कि वर्ड जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है प्रीएम्बल में, वो जो आपका थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया है, उसको डिसमिस किया है इस पिटीशन को, चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ। क्योंकि जो आपका डॉक्टर बलराम सिंह थे, उन्होंने कहा कि जो 2 शब्द लगाए गए हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रीएम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत, इन टर्म्स को चैलेंज किया था डॉक्टर बलराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस पिटीशन को क्या मार दिया है, काटा, डिसमिस कर दिया है। अब पिटीशन में क्या है समझते हैं बात। न्यूज़ के अंदर बेसिकली क्या आया, तो पिटीशन में बोला गया है कि इट इज़ अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि ना इसमें सोशलिस्ट मिलाना है ना सेक्युलर मिलाना है। फाइल किया ऑन द ग्राउंड दैट दे वर इंसर्टेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। कहा जा रहा है कि 1976 का जो ईयर था वो तो एमरजेंसी वाला ईयर था, तो उसमें जब ये 2 शब्दों को घुसाया गया है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दोनों शब्दों के लिए बोला गया है कि इसको इंसर्ट नहीं करना है, एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल्स विल। कह रहा है क्योंकि ये लोगों की विल के अगेंस्ट है, लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। ये पिटीशन इस बारे में आई। पिटीशन में ये भी कहा गया कि सिंस द अडॉप्शन ऑफ 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, तो वहाँ पर शब्द प्रीएम्बल था और वहाँ पर कोई भी एडिशनल वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो कि सारे विजनरी लीडर्स थे, फार साइटेड लीडर्स थे, जब उन्होंने ही नहीं ये एडिशनल वर्ड डाले तो आपने क्यों डाला इमरजेंसी के टाइम पर। अब थोड़ी सी हम दृष्टि डालते हैं अपनी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ऊपर भी। ये कहता है कि इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रीएम्बल को अमेंड किया, 40 आर्टिकल 7 शेड्यूल, इसने 14 नए आर्टिकल्स को जन्म दिया, 2 नए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आए। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसने सारी चीज़ें चेंज हुई। तो इसी में क्या हुआ, प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्दों को भी इंसर्ट किया गया था। चेंज द यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे बात करी गई थी। तो 3 शब्दों को याद रखना, SSI यूज़ करा गया था। क्या ना चेंज 7 शेड्यूल में क्या हुआ, तो क्या ना 7 शेड्यूल में कई जो आपके लिस्ट थी स्टेट लिस्ट की, वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कि जिसमें कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। किस काम के लिए, कि वो उस पर काम कर सकते हैं, उस पर लॉज बना सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बने, तो वो बने था एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये एक्सेप्शन भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाली भी। फिर कहता है कि अगर आप एमरजेंसी को देखो तो अमेंड किया गया आर्टिकल 352,
जो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता था कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करे, नॉट ओनली थ्रू कंट्री बट ऑल्सो इन एनी पार्ट, अगर कहीं पर भी लगे, कंट्री में लगे या कंट्री पे लगाना पड़े या किसी स्टेट में लगाना पड़े, किसी ऐसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, कोई ऐसी परिस्थिति बनने के कारण आपने वो भी चेंज करा। फिर आपने डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको पता है नॉन जस्टिफिएबल है, पार्ट 4 में आती है, और है ना ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपका आता है ये सारा आर्टिकल्स इसके। तो इसमें भी आपने एडिशन किया, नई डीपीएसपी डाले आपने। सबसे पहले आर्टिकल 39 डाला। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि नए डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से ऐड हुए थे, तो प्लीज़ बी वाइजली लिसन दिस। 39 का है इसमें, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए भी डीपीएसपी बनाया गया। फिर 39A में बोला गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। फिर 43A आया जिसमें बोला गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर 48 में बोला गया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। फिर एडिशन हुए नए पार्ट्स के, पार्ट 4 थे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, पार्ट जो आपका 14 है उसमें आपने ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। तो इतना सारा कुछ आपको इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिला, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्ट है ये। ठीक है जी। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ की ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। तो वो कौन कौन सी की ऑब्जर्वेशंस की गई हैं? पहला की ऑब्जर्वेशन किया गया है डिसमिस्ड रेट्रोस्पेक्टिविटी। क्या बोला गया है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को डिसमिस करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कह रहा है कि इस पूरे केस को जब हमने ऑब्जर्व किया, जो पिटीशन चल कर आई कि सेक्युलर शब्द को, सोशलिस्ट शब्द को हटाया जाए क्योंकि ये तो इमरजेंसी में आया है, तो हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि यहाँ तो रेट्रोस्पेक्टिविटी ही डिसमिस हो जाएगी, यानी जो डेट ऑफ अडॉप्शन था डज नॉट कर्टेल द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहा डेट ऑफ अडॉप्शन से पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर का क्या लेना देना है, क्योंकि अमेंडिंग पावर जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी हुई है अंडर आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो जब चाहे एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, रिपील कर सकता है, पूरे प्रोसीजर जो भी लिखा हुआ है उसके तहत चलते हुए। फिर कोर्ट ने कहा दिस अमेंडिंग पावर जो है एक्सटेंड्स टू प्रीएम्बल एज वेल एंड कैन बी चैलेंज। कह रहा देखो ये खाली ऐसा थोड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में खाली कुछ आर्टिकल्स को लेकर पार्लियामेंट लॉज चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट प्रीएम्बल को एक्सटेंड कर सकता है एंड कैन बी चैलेंज ऑन वेरियस ग्राउंड्स। क्योंकि अगर आप इससे छेड़खानी करोगे तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो हमें ये बोल रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर दें हम। तो आपको कैसे भूल गया केशवानंद भारती केस? केशवानंद भारती केस जब 1976 में आया, 1973 में आया, तो वहाँ पर ऑलरेडी ये बात हो चुकी थी। वहाँ ऑलरेडी ये बात हो चुकी थी कि आपको किसी भी हालत में आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पर असर पड़े। तो जब ये बात हो चुकी है, इस पर वर्डिक्ट आ चुकी है कि आप नहीं करोगे, तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? साफ तौर पे मना कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अगर ये शब्द का मतलब आ जाए कि रेट्रोस्पेक्टिविटी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो रेट्रोस्पेक्टिविटी का गाइस मतलब है कोई ऐसा रेफर करना, कोई ऐसा एक्शन या ऐसी चीज़ जो फ्यूचर या प्रेजेंट इवेंट को इम्पैक्ट डाले। इसीलिए अब देखो ये जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सही तरीके से बोला, देखो जी आप जो ये बात कह रहे हो इससे तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को ही वायलेट करवा के छोड़ोगे। समझते हो बात? नेक्स्ट कहता है कि डिफाइन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कह रहा दोनों टर्म्स को हम डिफाइन कर लें जरा। आप कह रहे हो जी ये शब्द तो होने ही नहीं चाहिए, इमरजेंसी में आए थे, लोगों की विल के खिलाफ है। तो कह रहे जरा समझें, मतलब समझें पहले हम। कह रहा सेक्युलरिज्म कहाँ गलत है? राइट टू इक्वालिटी का ही एक चेहरा है, जहाँ किसी भी स्टेट को कोई भी ऐसा रोकथाम नहीं है, कोई भी रिलीजन फॉलो करो आप, कोई स्टेट किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को रोक नहीं रहा। वो अपने कंसाइंस, अपनी आत्मा से बिल्कुल वो है, स्वतंत्र है। वो जो चाहे किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे, वो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। यार केशवानंद भारती या SR बोमैया केस में साफ तौर पे बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से बोला था कि सेक्युलरिज्म तो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कह रहा आपको इसमें बात गलत क्या लग रही है?
साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर कह रहा सोशलिज्म शब्द पर आओ, कह रहा ये तो स्टेट का कमिटमेंट है। सोशलिज्म का शब्द का मतलब ही है कि स्टेट का, गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए और कमिटेड रहे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ। कह रहा इसमें भी कोई ऐसी बात गलत तो है ही नहीं। फिर कहा जा रहा है कि देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आपने अगर क्लास 11th का जो बेसिक किताब है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसका आपने लास्ट चैप्टर अगर पढ़ा हो, चैप्टर 10, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि ओवर टाइम, देखो उस चैप्टर के अंदर ही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते सरकमस्टांसेस, सिचुएशन हर बारी बहुत अलग होती हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस विद द ओपन आर्म्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वी शुड एक्सेप्ट एवरी चेंज विद ओपन आर्म्स, कि जितने भी चेंज आए, परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। तो उस परिवर्तन को सही ढंग से स्वीकार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का लिविंग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं, प्रीएम्बल और उसकी अमेंडेबिलिटी पे समझते हैं। कह रहा देखो जी, प्रीएम्बल और उसकी अमेंडेबिलिटी कैसे होती है। देखो प्रीएम्बल का मतलब क्या है। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किताबों का प्रीफेस लिखा होता है ना, वैसे ही प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल प्रीफेस है, यानी ग्लिम्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बताता है। ओरिजिनली डिक्लेयर्ड इंडिया, ओरिजिनली इसने इंडिया को डिक्लेयर किया था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बताया था। ये डज नॉट ग्रांट एनी काइंड ऑफ सब्सटेंटिव राइट नहीं देता है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ये पावर वेस्टेड टू द पीपल सिग्निफाई करता है। कह रहा बेरोबेरी केस 1960 ले लो आप, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा आप केशवानंद भारती केस 1973 में आ जाओ आप, प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेंड भी कर सकते हैं। फिर LIC ऑफ इंडिया 1995 में क्या हुआ था कि प्रीएम्बल को बोला गया भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर आता है मामला सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। कहता है इंडियन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का क्या है, तो कहता है ये बेसिकली न्यूट्रलिटी और पॉजिटिव रोल के कॉन्सेप्ट को रिलीजन की ओर समझा रहा है। कह रहा स्टेट का क्या है, स्टेट एंजॉय करता है पावर टू रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सेक्युलर एस्पेक्ट। ये रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और माइनॉरिटी कम्युनिटी से डील करता है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये साफ तौर पे सेक्युलरिज्म, देखो क्या कहता है, हमने इंडिया में साफ तौर पे बता रखा है न्यूट्रलिटी प्लस पॉजिटिव रोल होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इन मैटर ऑफ रिलीजन। आपको पता है अशोका ने भी यही पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। वी ऑलवेज सेड अशोका द ग्रेट किंग, अशोका भी यही करता था। फिर आप अकबर के टाइम पर आओगे, अकबर ने भी यही किया था, नॉन इंटरफेरेंस विद द स्टेट। आप समझो ना, इनके टाइम पर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो हम कैसे इस बात को डिनाई कर सकते हैं। फिर सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म में वी वांट द वेलफेयर सोसाइटी। इसमें बुरा क्या है, हर इंडिविजुअल अपनी इक्वालिटी को एंजॉय कर पाए, इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, सोशल स्फेयर में, क्या दिक्कत है। आइडिया ऑफ सोशलिज्म बहुत पॉपुलराइज्ड है, कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। साइंटिफिक सोशलिज्म उन्होंने दिया था, उन्होंने वायलेंट रिवोल्यूशन चलाया था वर्किंग क्लास के लिए कि एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलाइजेशन को उनको ओवरथ्रो करना है। बहुत सी कंट्रीज सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, क्यूबा है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल है इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, बहुत इवॉल्व हुए हैं सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में कैसा है, इंडिया में हम जो सोशलिज्म फॉलो करते हैं वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है, जहां हमारा सारा ध्यान वेलफेयर ऑफ द नीडी पर है। प्राइवेट एंटरप्राइज हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। फिर इट वॉज लार्जली शेप बाय, किन्होंने सोशलिज्म को लार्जली शेप किया, हमारा लीडर्स लाइक JL नेहरू, महात्मा गांधी। और सोशलिज्म की प्रैक्टिस से ये बिल्कुल अलग है। ये रिजेक्ट करता है द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये रिफॉर्म करने की बात करता है। फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के रेलिवेंस को भी समझाता है। ग्रेट एम्फेसिस हमें करना है ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, ताकि हमारे चेंज हो पाए। एलिमिनेट, हम कैपिटलिज्म को ना एलिमिनेशन की बात नहीं करते, हम सीधा ये चाहते हैं इक्वलिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, हमारे बहुत एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया वाले सोशलिज्म में बिल्कुल नहीं है। वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट मीन्स हम चाहते हैं डेमोक्रेसी प्लस आइडिया ऑफ सोशलिज्म दोनों चले। यानी हमारा जो आइडिया है वो मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट से बहुत अलग है। ठीक है, फिर इट बिलीव्स दैट स्टेट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। हमने साफ साफ बोला कि स्टेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना बने कि वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को सहा जा रही है, कैपिटलिस्ट करा जा रहा है। हम चाहते हैं स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो सोशल वेलफेयर करे।
सभी क्लासेस सोसाइटी की स्टेट को ओन कर सकती हैं। हम पीसफुल मीन्स चाहते हैं, सोसाइटी में कोई भी चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, बैलेट बॉक्स के थ्रू सोशल चेंज होगा। तो डिस्पाइट डिफरेंस फ्रॉम मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सोशलिज्म, हम कॉमन गोल हमारा, हम दोनों का ही कॉमन गोल, एंड ऑफ द गोल हमारा बिल्कुल कॉमन है। हम दोनों ही पार्टी, चाहे मार्क्सिज्म हो चाहे इंडियन वे ऑफ डेमोक्रेसी हो सोशलिज्म वाली, हम दोनों ही चाहते हैं वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हमें एंड करना है और हमें इक्वलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। तो करंट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होनी चाहिए नीड्स ऑफ द कंट्री को देखते हुए। तो सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म शब्दों को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये तब भी ज़रूरी थी और अब भी बहुत ज़रूरी है, वेल एक्सेप्ट की गई है, लोग इन बातों को समझते हैं, विजिलेंस है, डेडिकेशन, विलिंगनेस इसी से बढ़ता है। कोई भी नया चैलेंज आएगा तो उससे हम कोर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं हारने देंगे। और कोर वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हम कोई भी चैलेंज देखेंगे, देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रेजेंट इनइक्वालिटी भी चाहे हो रही है, लेकिन इन परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज़ को हराने का भी हम अपनी कोर वैल्यूज़ को मानते चले जाएंगे तो हम कभी भी नहीं हारेंगे। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे डायरेक्शन में वर्डिक्ट। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। देखो जी, इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं, क्या है, हम समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा और उन्होंने एक लैंडमार्क रूलिंग करी है, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है, रिस्ट्रिक्ट करने को कहा है स्टेट की पावर को, ताकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। दोबारा से समझो, 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी है, उन्होंने लैंडमार्क रूलिंग करी है, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उनको कहा है कि जो पावर है स्टेट की रिस्ट्रिक्शन करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कराने की, उसको बोला है स्टेट वालों को रिस्ट्रिक्ट करो, थमो थोड़ा। समझते हैं क्या है ये? रीसेंट जजमेंट ने ओवर रूल कर दिया अर्लियर जो भी रूलिंग होती थी ना, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी का, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला, इन सभी जजमेंट को ओवर रूल करा है। दोनों केसेस में डिक्लेयर करा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुड बी कंसिडर्ड कम्युनिटी रिसोर्सेस। क्या बोला है? कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्सेस कंसिडर किया जा सकता है। अब आपके लिए सवाल ये है कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? आप बताओ मुझे, कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो कम्युनिटी रिसोर्सेज बेसिकली गाइस सर्विसेज हैं जो लोकल कम्युनिटी की हेल्प के लिए किए जाते हैं। जैसे लोग हैं, है ना, तो नेबर है, इंडिविजुअल्स के, है ना, वो सपोर्ट असिस्टेंस देते हैं। कोई पार्क है, लाइब्रेरी है, कम्युनिटी सेंटर है, कोई बिजनेसेस हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खुला है, कोई होम सपोर्ट सर्विस है, ये सभी क्या हैं? कम्युनिटी सर्विसेज हैं। योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, योर मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स, योर रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, पब्लिक प्लेस, ये सारे के सारे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाते हैं। एंड इस शिफ्ट ऑफ मार्क ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है लीगल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंडिया के प्रॉपर्टी राइट्स में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, समझते हैं। देखो जी, इसका जो ओरिजिनल स्टेटस अगर आपको याद हो तो ये पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट का एफ पोर्शन 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। फिर 25th अमेंडमेंट हुई 1971 में, जिसमें आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस करा गया और प्रोटेक्ट किया गया लॉस को डिज़ाइन करा गया ताकि DPSP फुलफिल हो पाए और फ्रॉम बिंग चैलेंज फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एज वेल। फिर इसमें इंक्लूड करते करते 14 और 19 में डाल दिया था। फिर रिवाइज हुआ, पहले DPSP में डाला, फिर रिवाइज हुआ, प्रोटेक्ट करने के बाद फिर रिवाइज हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में रिमूव कर दिया। साफ तौर पे कहा कि देखो जी, आपने पहले फंडामेंटल राइट बनाया, फिर आपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए DPSP में भी स्पेसिफाई कर दिया फंडामेंटल राइट ताकि ये वायलेट ना हो, आर्टिकल 1419 का सहारा ले लिया। लेकिन अब मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, 44th अमेंडमेंट ने साफ तौर पर 1978 में घोषणा कर दी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट ऑफ लिस्ट में नहीं रहेगा, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाएगा। प्रॉपर्टी का राइट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो अंडर आर्टिकल 300A में आता है। बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब रीसेंट जजमेंट हुई। रीसेंट जजमेंट जो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसने क्या बोला? स्कोप बताया सबसे पहले आर्टिकल 39 का बी क्लॉज। क्या बोला? कोर्ट ने एम्फोसिस किया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी नहीं बन सकती। अंडर आर्टिकल 39B में भी ये बात कही गई है ना। तो इट क्लैरिफाइड दैट जितनी भी प्रॉपर्टी ओन रिसोर्सेज होते हैं मीट कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज सच। अगर कंडीशन मीट करते हैं तभी, वरना तो कैसे करोगे। तो आर्टिकल 39B कहता है जो ओनरशिप है, कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज कम्युनिटी वाला, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि वो कॉमन गुड ना सबको सब सर्व करे। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 39B कह रहा है कि आपको क्या हो, कम्युनिटी रिसोर्सेज ना फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, क्योंकि वो सारे के सारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। फिर इस वाली रीसेंट जजमेंट ने बोला अथॉरिटी फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन। कह रहा देखो आर्टिकल 39B आपको लेजिस्लेटिव पावर नहीं देता कि आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो स्टेट की। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट इट कम्स फ्रॉम सॉवरेन पावर ऑफ एमिनेंट लिस्ट से आ रहा है, 7th शेड्यूल से आ रहा है। तो एक तो वो क्लैरिफिकेशन दी कि आप इस वाले मामले को इस तरह से मत लो, ठीक है। प्रॉपर्टी का एक्विजिशन अगर होगा तो वो क्योंकि एक सॉवरेन पावर है, एमिनेंट डोमेन से आई है, तो उस पर अभी हम कुछ चेंज कर रहे हैं। फिर क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, कि पता कैसे चले कि ये फला कम्युनिटी रिसोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बन सकती है। तो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तब इंक्लूड हो सकती है मटेरियल रिसोर्स अगर वो कोई नेचर है, नेचर पे डिपेंडेंट है, स्कैरसिटी है, कहीं किसी कम्युनिटी का वेलफेयर इम्पैक्ट हो रहा हो, कोई प्राइवेट हैंड्स में कॉन्सेंट्रेशन होने वाला हो, तो ऐसे में हम इसको क्लासीफाई करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे कि हाँ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन सकती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन इकोनॉमिक पॉलिसी एज वेल। कोर्ट ने साफ बोला कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे उनकी इंटेंट था फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी हो वो फ्लेक्सिबल हो, वो ऐसी हो कि गवर्नमेंट की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग वो बदलती जाए, कोई फिक्स इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन हमारा नहीं है। फिर वैलिडिटी फॉर आर्टिकल 31C भी है। तो कोर्ट ने अनोनिमसली रूल करा कि आर्टिकल 31C अपहेल्ड इन द केशवानंद भारती केस, आज भी वो वैलिड है। कह रहा है बैलेंसिंग फिर हमें करना है पब्लिक वेलफेयर विद प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेट राइट है, दोनों को बैलेंस करना है हमें। तो कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल माना कि इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी को हमें अलाइन करते हुए चलना है, बैलेंस करना है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन हम इसमें अप्लाई करेंगे बल्कि, ताकि रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट हो पब्लिक गुड का। फिर लिमिट्स हैं एमिनेंट डोमेन में। कोर्ट ने क्वेश्चन किया ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन इन लैंड एक्विजिशन। कोर्ट ने साफ क्लैरिफाई करा कि नॉट ऑल प्रॉपर्टी ओन रिसोर्सेज क्वालिफाई एज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड फॉर पब्लिक गुड। लेकिन उसके लिए साफ तरीके से बोला कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लैंड एक्वायर किया जा रहा है, जितने भी सारे प्राइवेटी ओन फर्म्स हमको नहीं कर देंगे, वो देखेंगे वो कि कौन सा कम्युनिटी के लिए पब्लिक गुड अच्छा है, कौन सा अप्रोप्रिएट है। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा और समझो आप कि डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्या होती है। इसका मतलब है जो सरकार है ना कैन एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज़, आपको भी पता है बैलेंस करना सोसाइटल वेलफेयर को इसीलिए किया जाता है। एलिमेंट जो उसके होते हैं ना, मतलब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी गवर्नमेंट के लेवल्स पर एक्सरसाइज कर रही है, फेयर कॉम्पनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ओनर। अब एलिमेंट्स क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन के? एमिनेंट डोमेन के डॉक्ट्रिन है सबसे पहले पब्लिक यूज़, कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए कर सकती है। जस्ट कंपनसेशन लेकिन आपको प्रोवाइड करना है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करो तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो ओनर को मार्केट वैल्यू के अनुसार पैसा वापस करे, ठीक है ना। फिर ड्यू प्रोसेस की मीनिंग प्राइवेट ओनर जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो नोटिफाई करें इन एडवांस। गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट और ऑथराइज जो पब्लिक एजेंसीज हैं, लीगल अथॉरिटी, वो पब्लिक यूज़ के लिए दे पाएँ। फिर इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा एमिनेंट डोमेन इज टाइड टू स्टेट्स सॉवरेनिटी। स्टेट को चाहिए कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करे फॉर पब्लिक ट्रस्ट, फेयर कंपनसेशन दिया जाए एंड दिस शुड नॉट वायलेट कि हमारा राइट टू लाइवलीहुड फॉर डिग्निटी मत छीनने की कोशिश करो पर आप। फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होती है कि हेल्प करती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, क्या करके रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का बना के।
सेफ गार्ड करना रिसोर्सेज को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो आर्टिकल 21 में एक लैंडमार्क केसेस था मीरा सिंह का या विंडन वर्सेस जितने भी MI बिल्डर्स वगैरह के, इसमें साफ तरीके से बोला गया था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर नेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़े तो आप बिल्कुल करो। तो उसमें बोला गया कि देखो स्टेट को फिर एज अ ट्रस्टी बनाया गया यहाँ पर कि आप रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज करो, डिप्लीट या डैमेज मत होने दो। कह रहा फिर TN गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, उसने भी यही बात कही। फिर बोला गया कि सिटीजन को क्या बनाया जाए, बेनिफिशियरी बनाया जाए, ट्रस्ट, सस्टेनेबली रिसोर्सेज को चलाया जाए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन सभी डिसीजंस का इम्प्लीकेशन क्या है। तो इम्प्लीकेशन सबसे पहले है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी इम्पैक्ट। क्या है? लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी इम्पैक्ट, यानी जो रूलिंग है ये फ्यूचर प्रॉपर्टी एक्विजिशन को भी इन्फ्लुएंस करती है, लैंड रिफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी इन्फॉर्म करती है। तो समझो आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से क्या होगा, प्रॉपर्टी एक्वायरिंग लॉ ये सब 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 चेंज होंगे और इसमें फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म पे क्या असर पड़ेगा कि इससे शिफ्ट हमें नज़र आएगा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे। यहाँ पर हम स्टेट की पावर को लिमिट कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्हांस कर रहे हैं हम यहाँ पर, और सोशल जस्टिस को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। फिर पॉलिटिकल डिबेट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग स्टांस है लैंड रिफॉर्म और प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। रूलिंग कुड शेप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्रिविलेज को देना चाहिए। कह रहा है ये इस पर एक रूल चलता रहता है कि सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम के नाते कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ ही प्राइवेट हैंड्स में कर दोगे। तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है अंडर प्रिविलेज को इसलिए जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी जो प्रॉपर्टी के लिए बता रहा है कि जजमेंट ने साफ तरह से बोला कि जुडिशरी का रोल है गवर्नमेंट के एक्शन पर प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े ही बांझ वाली नज़र से स्क्रूटनाइज करना, चेक करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं, इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी को सही ढंग से कर रहे हैं। अगर तो चल रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में साफ नज़र आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लैरिफाई करा कि आर्टिकल जो 39B है वो केस बाय केस अप्रोच पे स्ट्रेस कर रहा है कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर एज अ मटेरियल रिसोर्स फॉर पब्लिक यूज़ है फिर उसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का कौन सा एक्शन वहाँ ज़रूरी है इक्वालिटी प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको इसको करना है। समझ रहे हो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला मामला। दूसरा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के हिसाब से ही गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको इन्हीं फैक्टर्स के तहत चलने की ज़रूरत है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये टॉपिक नज़र आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। कहता है डिस्कशंस आजकल ऑनगोइंग है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इन्फोर्स करवा रहा है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। कह रहा है ECI का रोल क्या होता है। ECI का जो आर्टिकल 324 के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शंस भी कंडक्ट कराती है, वो ECI का ये भी एक रोल होता है कि भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सभी फंक्शनिंग, उनकी सभी कार्य डेमोक्रेटिकली होने चाहिए। अब इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी इंटरनल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सभी के सभी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से कॉन्सोनेंस होने चाहिए। कि कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट किया गया है, कैसे लीडर इमर्ज हुए, कैसे पॉलिसीज़ क्रिएट करी गई, फंडिंग कैसे करी गई, ये सभी के सभी करा जाए। अब क्या ज़रूरत है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की, उसको भी हम देखते हैं। नीड फॉर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का पहला रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हमें इसलिए चाहिए ताकि जितने भी हमारे टॉप लेवल लीडर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग ओपन हो जाए, वेरियस लेवल्स पे इनपुट हो पाए। तो यानी ये क्या करता है, ये लिमिट करता है सेंट्रलाइज डिस्क्रिशनरी कंट्रोल को, कि टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं पता चला सारा डिसीजन जी उन्होंने ही ले लिया, वेरियस लेवल पर इतने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे उनका इनपुट जाना ही नहीं आपने। तो इस चीज़ की गड़बड़ ना होने पाए।
फिर प्रिवेंट करना है, क्रिमिनलाइजेशन नहीं बढ़ाना है कि जीतने के चक्कर में आप मनी मसल पार पूरी जूझने के लगा दो आप, ऐसा भी नहीं होना है। कह रहा अगर आपको एडीआर रिपोर्ट बताऊं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कह रहा 46% न्यूली जो लोकसभा मेंबर्स हैं इलेक्टेड, आपको सुन के शर्म आ जाएगी, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन, इट प्रोवाइड्स इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। फिर यूथ का पार्टिसिपेशन, ये सभी नए टैलेंट को आने से रोक देता है। फिर वो करप्शन रिड्यूस करने के लिए एआरसी का 2008 का जो एथिक्स एंड गवर्नेंस का रिपोर्ट था, उसमें बोला था करप्शन इज कॉज्ड बाय ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। कह रहा है जॉन स्टूअर्ट मिल ऑन, आपको लिबर्टी वाला याद है, इन्होंने आर्ग्यू करा कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो होगा ना लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन का, वो होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये सभी चीज़ें तभी संभव है, यूथ का पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, करप्शन को रोकना, ट्रांसपेरेंसी, क्रिमिनलाइजेशन को रोकना, ये तभी संभव है जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही अंदर इंटरनली डेमोक्रेसी रहेगी, तभी संभव है। अब समझते हैं रीज़न, ये टॉपिक आया क्यों। क्योंकि बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की कमी कुछ आ रही है, और वो कमी का पहला कारण है नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। कह रहा ओनली गवर्निंग प्रोविजन है इज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज का ईसीआई के साथ होता है, आप सभी जानते हो। ईसीआई गाइडलाइंस होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, वो सभी भरना होता है, और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वो सब में होती है, इसमें कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन तो होता नहीं है सच। फिर कह रहा है लैक ऑफ पीनल प्रोविजंस, ये बड़ी समस्या है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर में इसे करेंटली लैक द पावर टू डी रजिस्टर अ पार्टी। कभी सुना है आपने कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने किसी फला पार्टी को डी रजिस्टर कर दिया? क्योंकि उसके पास उसका हाथ ही कटे में समझो, वो कर ही नहीं सकता, उसके पास पावर ही नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंजेस की दिक्कत है। कह रहा प्रिविलेंस है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वैसी चल रही है, सेंट्रलाइज पावर बहुत ज़्यादा, एंटी डिफेक्शन लॉ ये और स्ट्रिक्ट कर देता है, लाइन एडरेंस अपनी पहले ही दिखा देता है। तो आप स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि आप चेंज ही नहीं कर पाओगे कुछ चाह कर भी। फिर पॉलिटिकल विल की दिक्कत है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऐसे फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो कह रहा है नो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैन बी इफेक्टिव विदाउट रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। नेशनल कमीशन जो है रिव्यू करता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसकी रिपोर्ट से तो पता चला है सारी की सारी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इफेक्टिव हो ही नहीं सकते बिना रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में पहले चेंज करो, तब इलेक्टोरल रिफॉर्म में चेंज करने का कोई भी फ़ायदा होगा। सोचो आप, ये बातें नहीं उठ रही हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है बहुत बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी लाने की। सेवरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटीज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, जैसे तरकुंडे कमेटी है 1975 की, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 की, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की, स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग में। फिर रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन 2555 रिपोर्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नया चैप्टर इन्होंने जोड़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, कि टू डील विद इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इलेक्शंस, कैंडिडेट का सिलेक्शन, वोटिंग प्रोसीजर। तो ईसीआई का पार है कि ऐसी पार्टीज को डी रजिस्टर करो इन सर्टेन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस अगर हो रहा है तो। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की बात कर रहा है, यानी रेगुलेट करो, रजिस्ट्रेशन करो, इनका फंक्शनिंग करो, पॉलिटिकल पार्टीज की अलाइंसेस इनके चेक करो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में साफ तरीके से हमें ये सारी कमिटीज़ के नाम याद रखने हैं। ये सारी की सारी जो कमेटी हैं इसीलिए बैठाई गई हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ध्यान रखना। कौन कौन सी? तरकुंडे कमेटी 1975, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस का, इट माइट बी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998। तो ये सारी चीज़ें हमें भूलनी बिल्कुल नहीं है। कल हम यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।